अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टडी एट ईज़ मेक्स द लाइफ सीज़ में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज़ और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, फ्रेश एफएससी स्टूडेंट्स और एनएमडी कैट लेवल स्टूडेंट्स दोनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। एनएमडी कैट के लेवल से मैंने इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो एक बुक में एक टॉपिक में जो है वो कंबाइन कर ली हैं। इस टॉपिक का नाम है वेस्कुलर पाथवेज। वेस्कुलर पाथवेज बेसिकली दो वो पाथवेज हैं, एक पल्मोनरी सर्किट और एक सिस्टमेटिक सर्किट होता है। इसमें पल्मोनरी सर्किट की मैं अगर बात करूँ तो पल्मोनरी सर्किट जो है वो ब्लड को लंग्स के ज़रिए से सर्कुलेट करता है, लंग्स में सर्कुलेट करता है या लंग्स के ज़रिए से बॉडी में सर्कुलेट करता है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। यही चीज़ जो है मैं आपके दो साइकिल्स में आपको पढ़ा चुकी हूँ पीछे, जब हमने राइट आर्टरियम का एक फ्लो चार्ट आपके साथ डिस्कस किया था। उसमें ये सारी चीज़ें जो थी वहाँ पर डिस्कस हो चुकी थी, लेकिन पल्मोनरी सर्किट को उसमें इसने दोबारा से एक्सप्लेन किया तो मैंने आपको डिस्कस करना चाहूँगी। सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा वही पुरानी बात है कि उसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट आर्टरियम में दिया। राइट आर्टरियम से इसने थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। हमने पढ़ा था कि राइट आर्टरियम से जो था वो ब्लड राइट वेंट्रिकल में जा रहा था। हमने पढ़ा था कि राइट आर्टरियम से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू द ट्राइकुप्सिड वेल्व। फिर हमने पल्मोनरी स्यूमिल्यूनर वेल्व का पढ़ा था कि जो वो पल्मोनरी ट्रंक में देगा ब्लड। फिर हम जाके लंग्स पे आए थे, तो इसने थोड़ा सा शॉर्टकट बता दिया पल्मोनरी सर्किट में। वैसे आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे आपने उस टेबल में पढ़ा था। मैंने अपना वो टेबल जो है पैसेज ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट वाले टॉपिक के साथ डिस्कस किया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर ये अच्छे से एक्सप्लेन है। फिर लंग्स में हमने पढ़ा था कि लंग्स के पल्मोनरी ट्रंक होती है और पल्मोनरी ट्रंक जो होती है वो डिवाइड होती है पल्मोनरी आर्टरीज में, और पल्मोनरी आर्टरीज से जो ब्लड होता है वो आपके लंग्स में जाता है। ठीक है, दोनों लंग्स में जाता है और उसको हम पल्मोनरी सर्किट कहते हैं। आगे देखिए, लंग्स से लेफ्ट आर्टरियम में जा रहा है और लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। हमने वहाँ पे पढ़ा था कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जो होता है वो बाइकोप्सिड वेव के से जाता है, और लंग्स से ब्लड आपको पता है पहले से ही कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लंग्स से निकलता है, ऑक्सीजनेशन हो के निकलता है। तो इसने लिखा हुआ कि थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। अच्छा, ये बात लिखी हुई है कि लंग्स जो है वो लेफ्ट आर्टरियम में कैसे एंटर हो रहे हैं, थ्रू द पल्मोनरी वेन्स के जरिए से। ये सारा टॉपिक जो है ये मैं पहले से ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन की हेडिंग के अंडर जो है वो डिस्कस कर रही हूँ। आपको मैं टेबल दिखा देती हूँ, उम्मीद है आपको याद आ जाएगा। ये वो टेबल है जो मैंने आपको इस नंबरिंग के जरिए से याद करवाया था हार्ट के टॉपिक में। आप इसको वहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखिए, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम में लाया था, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में ट्राइकुप्सिड वेल्व के जरिए से गया था। देन पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व में ब्लड चला गया था और यहाँ पे एक हेडिंग मिस थी, पल्मोनरी ट्रंक पे गया था। फिर पल्मोनरी आर्टरीज में ये ब्लड जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, उसके बाद लंग्स में एंटर होता है। लंग्स से लेफ्ट आर्टरियम में और लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकोप्सिड वेल्व के जरिए से गया था। ये सारा टेबल जो है बेसिकली वहाँ तक एक्सप्लेन हो गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल तक जो है वो इसकी पल्मोनरी सर्किट है। आगे नहीं, पल्मोनरी सर्किट जो है सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल पे एंटर होता है, एंड होता है। नेक्स्ट में डिस्कस करूंगी। तो ये टेबल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जिसमें मैंने कहा कि पल्मोनरी सर्किट जो वो लेफ्ट वेंट्रिकल पे आके एंड हो गया। ठीक है, ये एक चीज़ लिखी है कि पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। इसके साथ में अपने जो पहले कल मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था ब्लड वेसल्स में, मैंने आपको ये बताया था कि आर्टरीज, तमाम तरह की आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरीज। इसी तरह मैंने वेन्स के वहाँ एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि सब तरह की वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन्स। तो यहाँ पे मैंने इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया है। ये आपके सामने आ गई है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन भी निहायत इजी है। इसमें लिखा हुआ है कि इंक्लूड्स ऑल द आर्टरीज एंड वेन्स अदर देन इन्वॉल्व इन पल्मोनरी सर्किट। कहने का मतलब यह है कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में तमाम तरह की आर्टरीज और वेन्स मौजूद हैं, सिवाय उन आर्टरीज और वेन्स के जो पल्मोनरी सर्किट में मौजूद हैं। उसने लिखा है कि लार्जेस्ट आर्टरी इन सिस्टमेटिक सर्किट इज आयोटा। सबसे ज़्यादा बड़ी आर्टरी जो सिस्टमेटिक सर्किट में है वो आयोटा है। लार्जेस्ट वेन कौन सी है? सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा। तो ये आप एमसीक्यूज लेवल से याद रखिएगा कि लार्जेस्ट आर्टरी सिस्टमेटिक सर्किट में आयोटा है और लार्जेस्ट वेन जो है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा है। उसने लिखा कि पाथ ऑफ द सिस्टमेटिक ब्लड टू एनी ऑर्गन बिगेन्स इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने आपको पीछे बताया कि पल्मोनरी सर्किट जो था वो लेफ्ट वेंट्रिकल पे ख़त्म हो गया था, तो वहीं से सिस्टमेटिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो गई है। इसलिए इसने लिखा है कि पाथ ऑफ द सिस्टमेटिक ब्लड एनी ऑर्गन स्टार्ट्स इन लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है वो आयोटा में जाता है। उस अभी आपने पीछे जो मैंने आपको बुक से दिखाया है वो टेबल, उसमें आपने देखा होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आयोटा में जाता है। अब आयोटा की ब्रांचेज निकलती हैं और ब्रांचेज के ज़रिए से वो अदर ऑर्गन्स में जाता है।
ये लिखा हुआ है कि आयोटा एंड वेना केवा आर द मेजर पाथवेज इन सिस्टमेटिक सर्किट। तो ये ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है कि लार्जेस्ट आर्टरी और वेन्स भी यही हैं, तो यही मेजर पाथवेज भी होंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट केसेस आर्टरी एंड वेन दैट सर्व द सेम रीजन आर गिवन द सेम नेम। अच्छा, ये चीज़ जो है जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है। इसमें कहने का मतलब ये, इस लाइन का मतलब ये है, अगर मैं आपको बताऊँ कि जिस रीजन को वो सर्व कर रही होती हैं उनको वही नाम दिया जाता है, उन आर्टरीज़ को और वेन्स को। इसमें अगर आप सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा की मिसाल लें तो सुपीरियर का मतलब होता है कोई चीज़ अपर साइड पे होना। तो सुपीरियर वेना केवा जो होती है एक्चुअल में वो ब्लड जो होती है अपर बॉडी पार्ट से कलेक्ट करती है। इसी तरह इन्फीरियर वेना केवा जो होती है वो लोअर बॉडी पार्ट से कलेक्ट करती है। तो इन्फीरियर का वर्ड जो है वो नीचे के लिए होता है और सुपीरियर का वर्ड जो ऊपर के लिए होता है। तो उसने जस्ट ये इन्फॉर्मेशन, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। वैसे उसने लिख दिया कि इस केसेस में आर्टरी और वेन जो होती हैं वो उसी जिस रीजन को वो सर्व कर रही होती है, जिस रीजन में उनका कोई फंक्शन होता है, उनका नाम भी जो होता है वो उस रीजन से मिलता जुलता होता है। ये बात उसने कही है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा असल चीज़ थी वो हमने सिस्टमेटिक सर्किट को डिस्कस करना था कि वो लेफ्ट वेंट्रिकल में स्टार्ट हुआ, उसके बाद वो आयोटा में गया और आयोटा की ब्रांचेस के जरिए से वो अदर बॉडी पार्ट्स में गया। आगे जो एक चीज़ लिखी हुई है कि सुपीरियर वेना केवा जो होती है वो ब्लड कहाँ से कलेक्ट करती है, हेड, चेस्ट एंड आर्म से, यानी अपर बॉडी पार्ट से ये कलेक्ट करती है। और इन्फीरियर वेना केवा जो होती है वो लोअर बॉडी पार्ट से कनेक्ट करती है और दोनों राइट एट्रियम में एंटर हो जाते हैं। ये बात हम पहले भी टेबल में डिस्कस कर चुके हैं। प्रिलिमिनरी और सिस्टमेटिक सर्किट कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पिछले टॉपिक से लिंक ही है। अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक देख सकते हैं, या हार्ट के टॉपिक को आप वीडियो सर्च करके इस चैनल पर देख लें। पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन तो मैंने डिस्कस कर दी है। अब हम कोरोनरी सर्कुलेशन डिस्कस करें। वर्ड कोरोनरी या कार्डियक जो है ये हार्ट से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये है कि हम हार्ट की सर्कुलेशन डिस्कस करेंगे। उसने लिखा है कि वॉल ऑफ हार्ट हैज़ इट्स ओन सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स टू मीट इट्स नीड्स। अच्छा देखें, पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन लंग्स के पास है, बॉडी पार्ट्स के पास सर्कुलेशन हो रही है, लेकिन जो आपके पास हार्ट है उसके पास अपनी ब्लड वेसल्स हैं जिसके ज़रिए से वो अपनी नीड्स को पूरा करता है। उसने लिखा है कि राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो कंबाइन होती हैं और कंबाइन होकर ब्लड किसको पास करती है, मायोकार्डियम को। मायोकार्डियम वर्ड जो होता है वो आपके हार्ट की मिडिल लेयर को मायोकार्डियम कहा जाता है। अब जो इसके आगे लिखा हुआ कि कैपिलरीज ऑफ मायोकार्डियम, मायोकार्डियम की कैपिलरीज कंबाइन होती हैं और वो कार्डियक वेन्स में ब्लड को प्रोवाइड करती हैं। कार्डियक वेन्स जो होती हैं कन्वर्ज, कन्वर्ज का मतलब होता है जुड़ती हैं या आपस में मिलती हैं और वो कोरोनरी साइनस चैनल पे ब्लड को प्रोवाइड करती हैं। कोरोनरी साइनस चैनल की लोकेशन यहाँ पे मेंशन है कि ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट, हार्ट के पिछले हिस्से में ये कोरोनरी साइनस चैनल जो है वो मौजूद है। फिर बताया जा रहा है कि कोरोनरी वेनस ब्लड जो होता है वो हार्ट में कैसे एंटर होता है। कोरोनरी वेनस ब्लड, वेन्स से आने वाला ब्लड जो कोरोना में इसमें मौजूद है, कोरोनरी वेन्स में मौजूद है, वो हार्ट में कैसे इंटर होता है, राइट आर्टरियम के जरिए से। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इसके बारे में, अगर कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसने कहा कि राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज इकट्ठी होंगी तो हार्ट की मिडिल लेयर मायोकार्डियम, इसको मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ हार्ट के टॉपिक में, मायोकार्डियम में ब्लड प्रोवाइड करेंगी। बन मायोकार्डियम से मायोकार्डियम की कैपिलरीज में आएगा, वहाँ से ब्लड कार्डियक वेन्स में आएगा और कार्डियक वेन्स कन्वर्ज होकर यानी मिल्क के जो होती हैं कोरोनरी साइनस चैनल में अपना ब्लड प्रोवाइड करती हैं। और याद रखिएगा कि कोरोनरी वेनस ब्लड जो होता है वो हार्ट में कैसे इंटर होता है, थ्रू एन ओपनिंग इनटू द राइट आर्टरियम। आप ये भी याद रख सकते हैं, ये एक एमसीक्यूज लेवल पे याद रखिएगा कि हार्ट के पास अपनी ब्लड वेसल्स हैं अपने ब्लड की नीड्स को पूरा करने के लिए। अब जो सर्कुलेशन मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ ये रेनल सर्कुलेशन है। और रेनल का वर्ड आप याद रखिएगा, अगर जहाँ भी आपको रेनल का वर्ड लिखा हुआ नजर आए तो ये किडनी रिलेटेड वर्ड होता है। ठीक है, उसने लिखा है कि आर्ट्रियल ब्लड जो होता है, आर्टरीज से जो आने वाला ब्लड है वो किडनी में कहाँ पे एंटर होगा, एट द पॉइंट ऑफ हाइलम। ठीक है, हाइलम, कुछ लोग इसको हिलम भी कहते हैं, हाइलम के पॉइंट पर जो है वो किडनी में एंटर होता है विया द रेनल आर्टरी। अच्छा देखिए, ये जो आपका आर्टरीज का ब्लड है वो किडनी में कैसे एंटर हो रहा है, रेनल आर्टरी के जरिए से। विया का मतलब होता है किसी चीज़ का तरीका या जरिए से, किसके जरिए से एंटर हो रहा है, रेनल आर्टरी के जरिए से एंटर हो रहा है किडनी में एट द पॉइंट ऑफ हेलम। हेलम जो होता है वो डिवाइड हो जाता है आगे से इंटरलोबुलर आर्टरीज में। हाइलम का ब्लड किस में डिवाइड हो जाता है, इंटरलोबुलर आर्टरीज में हो जाता है और इंटरलोबुलर आर्टरीज से ये रेनल पायरामिड्स में जाता है। रेनल पायरामिड्स क्या है, पास बिटवीन द या द रेनल कॉलम। ठीक है, ये पास कैसे होता है, रेनल कॉलम के जरिए से रेनल पायरामिड्स में जाता है। याद रखिएगा कि आर्टरीज का ब्लड जो वो हेलम के पॉइंट पे किडनी पे एंटर होगा या द रेनल आर्टरी, देन वो इंटरलोबुलर आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है और यहाँ से ब्लड जो होता है वो रेनल पायरामिड्स में जाता है। इसके बाद अगर आप इस फ्लो चार्ट को देखेंगे तो नीचे से देखिएगा, कैसे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एक आर्टरी का नाम है आर्कुरेट आर्टरीज। आर्कुरेट आर्टरीज कहाँ से ब्रांचिंग हुई है इनकी,
फ्रॉम द इंटरलोबुलर आर्टरीज। ठीक है, ये इंटरलोबुलर आर्टरीज से आर्कुरेट आर्टरीज निकली। नीचे से अगर आप इस टेबल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। देखिए अगर यहाँ पे लिखूँ मैं, स्मॉल इंटरलोबुलर आर्टरीज कहाँ से निकली हैं? आर्कुरेट आर्टरी से। आर्कुरेट आर्टरीज जो है वो इंटरलोबुलर आर्टरी से प्रोजेक्ट हुई हैं या निकली हैं या इनकी ब्रांचिंग हुई है। ठीक है, इसके नीचे इसी तरह आप एफरेंट ग्लोमुलर आर्टरीज के बारे में पढ़ेंगे तो ये स्मॉल इंटरलोबुलर आर्टरी से जो होता है वहाँ से प्रोजेक्ट हुई हैं। और स्मॉल इंटरलोबुलर आर्टरीज आगे जो है वो रेनल कॉर्टेक्स में भी जा रही हैं। अब मैंने इसको नीचे से इसलिए लिखा कि अगर मैं ऊपर से इसको एरोइंग करती तो वो समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। नीचे से अगर आप इस ट्री की तरह इसको पढ़ेंगे, अगर मैं कहूँ कि एफरेंट ग्लोमुलर आर्टरीज जो है ये कहाँ से निकली हैं, तो ये स्मॉल इंटरलोब्यूलर आर्टरीज से निकली हैं। स्मॉल इंटरलोब्यूलर आर्टरीज कहाँ से निकली हैं? तो ये आर्क्यूरेट आर्टरीज से निकली हैं। और आर्क्यूरेट आर्टरीज कहाँ से निकली हैं? ये इंटरलोबुलर आर्टरीज से। ऊपर से फ्लो चार्ट जो वो नीचे की तरफ ही है, लेकिन यहाँ इंटरलोबुलर आर्टरीज से मैंने इसको नीचे से ऊपर की तरफ कर दिया है ताकि समझने में आसानी हो। हर चीज़ जो है वो एक दूसरे से निकल रही है। ये एफरेंट जो है इनसे निकल रहे हैं, स्मॉल वाले से। स्मॉल जो इंटरलोबुलर वेन्स हैं आपके पास, सॉरी आर्टरीज हैं, वो आर्क्यूरेट आर्टरीज से निकल रही हैं। आर्क्यूरेट आर्टरीज के बारे में छोटा सा लिखा हुआ नीचे कि एट द बाउंड्री ऑफ रेनल कॉर्टेक्स एंड रेनल मेडुला। ये लिखा हुआ कि यानी आर्क्यूरेट आर्टरीज कहाँ पे मौजूद हैं? तो रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेडुला के बिल्कुल बाउंड्री पे मौजूद है। रेनल कॉर्टेक्स है, किडनी के लिहाज से मैं एक सेपरेट टॉपिक बनाऊंगी, वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि रेनल कॉर्टेक्स जो है वो किडनी की आउटर लेयर है और रेनल मेडुला जो है वो किडनी की इनर लेयर है। और हाइलम जो है वो इनके दरमियान का एक स्ट्रक्चर है। रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेडुला के दरमियान में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम हाइलम है। किडनी पे मैं एक अलग से तफसीली वीडियो बनाऊंगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लें कि ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर और वो उनके दरमियान का स्ट्रक्चर है। ठीक है, उम्मीद है आपको रेनल सर्कुलेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। ये साइड पे कुछ इंफॉर्मेशंस लिखी हैं इस टेबल के बारे में, जहाँ पे हमने आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने इसको एफरेंट ग्लोमुलर आर्टरीज पे इस टेबल को एंड किया था, वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया है। वो स्टार्ट पे एफरेंट ग्लोमुलर आर्टरीज के बारे में लिखा है। एफरेंट ग्लोमुलर आर्टरीज के बारे में लिखा हुआ है कि इसमें से ब्लड या तो पेरिटेबुलर कैपिलरीज में एंटर होगा या तो वेसा रेक्टा में एंटर होगा। ये सब स्ट्रक्चर जो है बेसिकली किडनी के अंदर ही मौजूद हैं, पेरिटेबुलर कैपिलरीज भी और वेस रेक्टा भी। इन सबको एक्सप्लेन किया जाएगा। आपने जस्ट इनके भी नाम याद रखने हैं। मैं अपनी अगली वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूंगी किडनी के ये कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। एफरेंट ग्लोमुलर आर्टरीज से ब्लड या तो पेरिटेबुलर कैपिलरीज में एंटर होगा या तो वेस रेक्टा में एंटर होगा। देन आप याद रखिए कि ये दोनों कैपिलरीज जो हैं, वेसा रेक्टा भी एक कैपिलरी का नाम है और पेरिटेबुलर कैपिलरीज भी एक कैपिलरी का नाम है। इन दोनों में से ब्लड कहाँ पे एंटर होगा? फ्रॉम दीज कैपिलरी नेटवर्क ब्लड इज ड्रेन्ड इनटू। ब्लड ड्रेनेज के लिए, खुश्क होने के लिए कहाँ पे जाता है? 3 तरह की चीज़ों में जाता है। आर्क्यूरेट वेन्स में, इंटरलोबुलर वेन्स में, इंटरलोब्यूलर वेन्स। ये देखिए इंटरलोब्यूलर वेन्स और इंटरलोबर वेन्स, ये 2 डिफरेंसेस आप याद रखिएगा। तो अगर इस फ्लो चार्ट को मैं थोड़ा सा सेपरेट कर दूँ तो आप इसको ऐसे देखें, ये फ्लो चार्ट जो है ऐसे है। जो हमने एफरेंट ग्लोमुलर आर्टरीज पे वो ख़त्म किया था, उसमें कहा कि ब्लड या तो पेरिटेबुलर कैपिलरीज में एंटर होता है या तो वेसा रेक्टा में एंटर होता है। इन दोनों कैपिलरीज से होते हुए ब्लड ड्रेनेज के लिए कहाँ पे जाता है? इंटरलोब्यूलर वेन्स, इंटरलोबर वेन्स एंड देन आर्क्यूरेट वेन्स। ठीक है, अब लिखा हुआ कि इंटरलोबर वेन्स है। लोबर वेन्स से आप याद रखेंगे कि ब्लड जो था वो रेनल पायरामिड्स में जाता है। यहाँ से ये रेनल पायरामिड्स कन्वर्ज होकर एक सिंगल वेन बनाते हैं और ये सिंगल वेन कहाँ पे एम्प्टी होती है? जाके फिर से इन्फीरियर वेना केवा में, जो हम पीछे से पढ़ चुके हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा। अगर मैं आपको इस फ्लो चार्ट का ओवरऑल व्यू दिखाऊँ तो ये ऐसा है, जहाँ पर मैंने अपना ब्लड जो है वो आर्ट्रियल ब्लड जो था मैंने हाइलम में उस वक्त दिया था, जब वो किडनी में उस वक्त दिया था जब वो बिल्कुल हाइलम के पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद जो था ये हाइलम से ब्लड जो था वो डिवाइड हो गया था इंटरलोब्यूलर आर्टरीज में, इंटरलोबुलर आर्टरीज में। और इंटरलोबुलर आर्टरीज से मैंने इस फ्लो चार्ट को नीचे से पढ़ना स्टार्ट किया कि एफरेंट ग्लोमुलर आर्टरीज जो होती हैं वो स्मॉल इंटरलोब्यूलर आर्टरीज से निकली। स्मॉल इंटरलोब्यूलर आर्टरीज जो है वो आर्क्यूरेट आर्टरीज से निकली हैं और ये इनकी लोकेशन बताई जा रही है। अब एफरेंट ग्लोमुलर आर्टरीज के बारे में आपने इसके बारे में पढ़ा कि ये इन 2 तरह की कैपिलरीज में एंटर होकर यहाँ 3 जगहों पर ये ड्रेन होती हैं। ड्रेन होकर ये रेनल पायरामिड्स में एंटर होती हैं। बताया जा रहा है इंटरलोबुलर वेन्स और रेनल पायरामिड्स में एंटर होती है और यहाँ पे ये कन्वर्ज होकर इन्फीरियर वेना केवा में ये एम्प्टी हो जाती हैं। उम्मीद है आपको ये सर्कुलेशन जो है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन और रेनल सर्कुलेशन, 4 तरह की सर्कुलेशन जो है मैंने डिस्कस की हैं और आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेती हूँ। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।